हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे गुप्ता, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में। और आज नॉर्मल लेक्चर्स आपको लेकर मैं आया हूँ। फिर इंडियन कंटेक्ट 8072 के यूनिट नंबर 3 और वो उसमें के थर्ड पार्ट आज क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा आपको शॉर्ट वीडियो बन सकता है क्योंकि काफ़ी कम बचा है। मैं उसी में कराना चाहते थे सारे, बट कुछ मिस्टेक से आपको मैं वहीं तक बस रखे थे। वहाँ पर लाइट कट गए थे, इसलिए इशू आ गए थे, तो आपको मैं लास्ट तक नहीं कर पाया, इसलिए आपको मैं वहाँ तक लेक्चर इंडिकेट कर दिया था। तो फिर मैं वापस आ चुका हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि ये अदर इसेंशियल मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 3 ख़त्म हो जाए। कल से फिर मैं दूसरा आपको यूनिट 4 मैं जुड़ रहा हूँ। उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, 3-4 लेक्चर बन सकता है उसमें भी। तो आप लोग मेरे हिसाब से आप मेरे सारे वीडियो आप देख रखे होंगे, और अगर एक ही वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे मैं केस स्टडी बेस से आपको मैं सारे चीज़ समझा रहा हूँ, वहाँ पर आप ध्यानपूर्वक और आप जब भी पढ़ें तो आप बुक लेके ज़रूर बैठें। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे चार्ट, जब चार्ट मैं बनाने के लिए वो चार्ट बना के, क्योंकि अगर चार्ट बनाने का क्या फ़ायदा होता है, इस यूनिट में क्या क्या मेरे को पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत सारे बात आपको सीखने के मिलता है। तो इसलिए मैं चलता हूँ आपको सीधे आपको मैं तो ये कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट और फ्री कंसेंट बिल्कुल कंप्लीट करा दिया था आपको। शायद लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट और ये दो में भी बच रखा होगा। तो आपको सीधे अब नीचे चलते हैं और आप लोग को पढ़ चुके होंगे पहले वाले जितने मैं पढ़ाया लेक्चर, और ज़रूर देखना लास्ट तक। और अच्छे लगे तो आप शेयर ज़रूर करना, और जो जो दोस्तों नए जुड़े हुए मेरे चैनल्स में कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना, ताकि ये वीडियो सब देख पाएँ। और बिजनेस लॉ पढ़ने का आसान तरीका और केस स्टडी सॉल्व करने का सिंपल तरीका, और कैसे एक दूसरे एक्सपीरियंस स्टूडेंट को किया जाता है, ये आपको बहुत अच्छे और सावधानी से आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में क्या होते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सीधे सीधे आ चुका हूँ नीचे आपको लेकर, और देखते हैं कहाँ से मेरा स्टार्ट होने वाला है। शायद आपको एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आपको मैं बता रखे थे दोस्तों। चलिए फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं। सेक्शन 26 आपको मैं समझा दिए थे। 27 भी मैं आपको बताया था कि मैं शॉर्ट में इसको कॉपी में हैंड राइटिंग करके मैं जो जो मैं आपको स्टडी मटेरियल से थोड़ा बड़े बड़े लैंग्वेज में दे रखे हैं उसको मैं शॉर्ट करके लिख के, और वो हो सके 10-15 मिनट या जितने मिनट को वीडियो में आपको डालूंगा ज़रूर। तो आप ये सब मैं प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि ये इतने लोग हैं, अगर आ गए तो केस स्टडी तो इतना तो आप लिख नहीं पाओगे। उसके अंदर क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको जरूर बताऊँगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 50 देखते हैं। बी physicians and surgeons employ as an assistants for a term of 3 years and agree not to practice as a surgeon or physician during these 3 years। बी क्या था, फिजिशियन सर्जन एम्प्लॉयज असिस्टेंट था, अराउंड 3 years एंड एग्री नॉट प्रैक्टिस सर्जन फिजिशियन ड्यूरिंग दिस 3 years। The agreement is valid and A can be restrained by injunction if he start independent practice during this period। आपको मैं अपने तरीक़ा से इसको एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड को मैं समझाने वाला हूँ, तो आप जरूर देखना। देख सकते हैं दोस्तों, एक मतलब बी क्या था, फिजिशियन और सर्जन था, और एक क्या था, असिस्टेंट था। उसने एग्रीमेंट कर रखा था कि 3 years के लिए जो मैं प्रैक्टिस कर रखा था, बट उसने क्या था, प्रैक्टिस वो नहीं कर रखा। तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैलिड का। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए ये किसके हैं, प्रोविज़न एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के। जहाँ पर मैं सेक्शन 27 में कि क्या क्या लिखना पड़ेगा वो मैं आपको अभी तक नहीं लिखे बताया, बट मैं अपने नोट यहाँ पर आपको इस वीडियो में नहीं हो पाया तो अगले वीडियो में आपको डाल देंगे। जो जो पिछले 1-2 और पॉइंट जो मैं आपको स्किप कर रखा था वो मैं आपको शॉर्ट करके उसको मैं डालने वाला हूँ। तो आप नीचे देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 52 में कुछ नया बात लिख रखा है क्या, देखते हैं क्या है।
एग्रीमेंट among the sellers of a particular commodity not to sell the commodity for less than a fixed price is not agreement in restraint of trade। एक्सेप्शन में देख सकते हैं दोस्तों क्या है, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ट्रेड तो वैलिड होता है, बट वॉइड कैसे होते हैं वो आपको यहाँ बताया गया नीचे एक्सेप्शन में। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूटरी में क्या है प्रोविजन में, सेल ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको ये चैप्टर है सारे, सेल ऑफ गुडविल नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको ये चैप्टर है। LLP एक्ट में आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ट्रेड कॉम्बिनेशन हो गया, सर्विस एग्रीमेंट हो गया, सोलर एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट एंड फ्रेंचाइज। 3 नंबर में आ सकते हैं। 3 नंबर को भी मैं आपको शॉर्ट में जो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ लिख कर आपको मैं दूंगा, वो आप यकीन करिएगा, आपको अगले वीडियो में हो सके तो दे दूंगा। मैं यूनिट 4 स्टार्ट करने से पहले एक और लेक्चर उसको बनाने की कोशिश करूंगा। तो एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग तो आप प्रोविजन एक बार पढ़ लिया तो सही बेहतर रहेगा। एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज द वन बाय व्हिच any party there to be restricted absolutely from enforcing his right under a contract, a court or which abridge the usual period for starting legal proceeding, a contract of this nature is void। एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग से आप अगर इसके प्रोविजन तुम्हारे कंटेक्ट आए तो क्या होगा, void होगा। जो नीचे एक्सेप्शन 2 पॉइंट दे रखा है, एक्सेप्शन आप एक बार पढ़ लेगे तो अच्छा ही रहेगा। तो आप चलते साथ में पढ़ते हैं। तो आइए, कॉन्ट्रैक्ट बाय हुई इज द पार्टी एग्री डेट एनी डिस्प्यूट बिटवीन देम। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी अगर प्रोविजन से डायरेक्ट अगर इनडायरेक्ट तो में आने के आता है तो वहाँ पर तो आपको केस स्टडी के अनुसार से आप लिख देते जो दे रखा है छोटे। अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो एक्सेप्शन दे रखा है ना वो आपको बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा। जब तक आप एक्सेप्शन नहीं लिख रहे हो तो आपको आधे मार्क मिलेगा, क्योंकि फुल मार्क आपको नहीं दे पाए, क्योंकि एग्जामिनर ये को पीछे करता है कि वास्तव में इसके एक्सेप्शन पता है कि नहीं वो खोजते हैं। अगर इसमें मान इफेक्ट बहुत सारे इंक्लूडिंग होता है वो आप अगर स्किप कर रहे हैं और एग्जाम में नहीं लिख रहे तो आपको दिक्कत आ सकते हैं वहाँ पर मार्क्स बढ़ाने में। तो ये रहा दूसरे पॉइंट देख सकते हैं। Similarly, a contract by which the parties agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or which may arise in future is valid, but such a contract must be in writing। 4 नंबर देख सकते हैं। आप इसको मीनिंग से पता कर लिए क्या कहना चाह रहे। एग्रीमेंट विद द मीनिंग व्हिच इज अनसर्टेन मीन्स अगर आप कभी किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसको डिफाइन नहीं करते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप मीनिंग से पता करें बट थोड़ा प्रोविजन पर देख ले, फिर एग्जाम्पल से बेहतर आपको कोई समझा नहीं सकते हैं। एन एग्रीमेंट द मीनिंग व्हिच इज नॉट सर्टेन इज, अगर वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर रखा वो सर्टेन है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बट वेयर द मीनिंग थ्रू इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन एग्रीमेंट इज वैलिड। एग्जाम्पल 53 देख सकते हैं आप। ए एग्री टू सेल बी कितने 100 टन्स ऑफ ऑयल, दिस इज नोथिंग वाट एवर टू व्हाट्स हेलो ऑयल वाज इंटेंड। पहले अपने इसके भाषा में आपको समझाना बहुत जरूरी, उसके बाद में फिर हम चलेंगे स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल पर। देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ मुझे 100 टन्स ऑफ क्या चाहिए, तेल चाहिए, ऑयल चाहिए। तो आपको ऑयल चाहिए तो आप तो ये तो बता दो कि कौन सा ऑयल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए कि और फॉर्चून के आते हैं वो वाला चाहिए। आप जब तेल खरीदने जाओगे तो बोलेगा ना हाँ दुकानदार साहब ये दे दो, ये ब्रांड का तेल दो, बट आपने कुछ नहीं डिफाइन किया, सीधा बोल दिया कि इतने तेल चाहिए। द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, आपने कोई सर्टेन डिफाइन नहीं करी, ये एग्रीमेंट क्या हुआ, वॉइड हो जाएगा। वो हम किस सेक्शन में पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 29। तो ये प्रोविजन आपको रखना जरूरी है। बट देख सकते हैं आगे भी, द एग्रीमेंट वुड बी वैलिड इफ ए वाज
अगर हम कह रहे हैं कि हाँ मेरे को कोकोनट ऑयल चाहिए, इसमें स्टेटमेंट का एग्जाम्पल में भी दे रखा है, हम दूसरे भी मान सकते हैं कि दूसरा तो तेल ले लो, सरसों का ही तेल ले लो, बिकॉज इन दिस केस मीनिंग इज एप्लीकेबल बीइंग मेड सर्टेन। तो ये क्या हुआ, हाँ सर्टेन डिफाई है, तो एग्रीमेंट क्या आ जाएगा अपना, वैलिड हो जाएगा। तो आपको ये देख रहे हैं सेक्शन नंबर 20 बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। सेक्शन नंबर 30 देखिए, सेक्शन नंबर 30 में आपको क्या दे रखा है, वेजरिंग एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। पहले आप थोड़ा सा प्रोविजन पढ़िए, फिर मैं एग्जाम्पल के तरीके से आपको बेहतर समझाऊंगा। इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ ए सम ऑफ मनी अपॉन द डिटरमिनेशन। आइए दोस्तों, पहले आपको एग्जाम्पल से ही स्वागत करते हैं और एग्जाम्पल से आपको सही से समझा देता हूँ ताकि प्रोविज़न खुद आप समझ जाओगे। देखो, ए एग्री टू पे कितने, 50,000 टू इफ इट, कब, जब अगर कहीं बारिश हो गए तो मैं आपको कितने पे करूँगा, 50 रुपया, सॉरी 50,000 एंड बी प्रोमिस टू पे लाइक अमाउंट टू ए इफ डज नॉट रेन। अगर नहीं किया तो फिर मैं नहीं दूंगा। ये अगर नहीं हुआ तो द विल बी वे ऑफ क्वेश्चन। ये तो जरूरी नहीं कि हाँ बारिश हो गई, क्या उसी टाइम हो सकता है, ये भी जरूरत नहीं है। तो उस टाइम एग्रीमेंट क्या होता है, वोड होता है। तो अब ऊपर देख सकते हैं, बट इफ वन ऑफ द पार्टीज कंट्रोल ओवर द इवेंट एग्रीमेंट इज नॉट एग्रीमेंट। अब ऊपर जाके आप देख सकते हैं, प्रोविजन सारे आप पढ़ सकते हैं। एग्रीमेंट बाय वेजर इज void. It is an agreement in which payment of some money upon the determination of an uncertain event. The essence of a wager is that each side should stand to win or lose, win or loss, depending on the way an uncertain event takes place, in reference to which the chance is taken and in the occurrence of which neither of the parties has legitimate interest. तो आपको एग्जाम्पल इसेंशियल इसका क्या है, 6 इसेंशियल है। आप भी ये थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा ही देता हूँ। देयर मस्ट बी प्रोमिस टू पे मनी और प्रोमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। देयर मस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, बिल्कुल देर दो पार्टी होना जरूरी होता है। इस पार्टी मस्ट स्टैंडिंग विन और लॉस लूज। देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सच एग्रीमेंट, पार्टी शुड हैव नोन इन द एक्सेप्ट फॉर स्टे। अब ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर, गैम्बलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग। किस टाइम में भी वेजर होता है तो आपको सिमिलर, ये बहुत बार पूछ रखे हैं तो आप ध्यान से। एक होता है 4 है, तो 4 बहुत काफ़ी टेबल है। 4 जो देखते हैं लॉटरी ट्रांजेक्शन है, दूसरा है क्रॉसवर्ड पजल एंड कॉम्पिटिशन, 4 ही है। तीसरा है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन और चौथा क्या है, हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन। लॉटरी ट्रांजेक्शन में क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। A lottery is a game of chance, not skill or knowledge, where the prime motivate पर। ठीक है, lottery transaction। The only favorite such sanction that the sponsor will punish Indian product of lottery and illegal and collector to add intent the illegality। सेक्शन 294 इंडियन पेनल, ये आपको अच्छे तरीके से सेक्शन 294A में आपको समझा। बस आपको जो पॉइंट है ना इस ट्रांजेक्शन में, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद में बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी है, जैसे नीचे एग्जाम्पल 55 में देख सकते हैं। एग्जाम्पल एन बी इंटर इंटू एग्रीमेंट इन विच ए प्रोमिस टू पे 2 लाख प्रोवाइडेड चिटक वहीं से हॉर्स रेस कॉम्पिटिशन। हाँ, अगर ये जो जहाँ अगर हॉर्स जीत गए कंपटीशन में तो मैं वो क्या दूंगा, 2 लाख को आप मतलब प्राइज दूंगा आपको। तो सेक्शन 30 is not typically engaged to contribute toward plate price of some money value to 500 or above to reward the owner of horses. ट्रांजेक्शन रिचेबल टू वेजर ट्रांजेक्शन बट आर्डनर किस टाइम में भॉइड नहीं होंगे। तो आपको ये 4 पॉइंट
इसका है 4 पॉइंट, ये भी आपको याद करना। चिट फंड, कमर्शियल ट्रांजेक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये 4 पॉइंट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आपको पॉइंट जो हाईलाइट में कलर कर रखा है वो आपको पॉइंट कम से कम याद होना जरूरी होता है। और आपको क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछते हैं कि मुझे ट्रांजेक्शन क्वेश्चन आपको डिफाइन वेजेज एग्रीमेंट एंड ट्रांजेक्शन रिसेंबली बट आर नॉट वैलिड में कौन कितने 4 आ जाते हैं, जो आपको तो याद करना बहुत ज़रूरी है, तो याद करना। उसके बाद आपको आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। तो आपको ये तो आपको GPI को जितना इम्पोर्टेंट लगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत बार पूछ रखे आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। तो आपको डिफरेंस ये 7 पॉइंट हैं। बहुत तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको समझाया तो मीनिंग में क्या है। It content identify the loss. It promise to minimum happening or non-happening consideration में corruption mutual consideration होता है। और ये नो कंसिडरेशन दोनों पार्टी के कंसिडरेशन नहीं होता है, जस्ट गैम्बलिंग फॉर मनी। बिल्कुल इंश्योरेबल इंटरेस्ट में आ सकते, देख सकते हैं। इंश्योर पार्टी इंश्योरेबल इंटरेस्ट जैसे लाइफ और प्रोफेसर टू बी इंश्योर, बट विजिट में क्या होता है, देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ विजिट। वाह, इस बिटिंग ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिफाई में देख सकते हैं। वो अगेंस्ट लॉ होते हैं, लॉसर हैज टू पे द फिक्स अमाउंट ऑफ दैट नो अनसर्टेन। आपको जो पे कर रखोगे अभी अनसर्टेनिट में, तो आपको देना पड़ेगा। इन्फोर्सिबिलिटी क्या होता है, ये वैलिड होता है, इन्फोर्सिबल होता है, और ये वॉइड और अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट होता है। और आप फिर नीचे आ सकते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन। प्रीमियम इंटीग्रेशन साइड एक्टोरियल calculation but no such logical calculation in the case of agreement. Public welfare they are beneficial to the strategy they regard as against public welfare। तो ये रहा आपको डिस्टिंक्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेज एग्रीमेंट के। उसके बाद में मेरा ये 3rd यूनिट इंड हो रहा है, और आपको आगे आप समरी में देख सकते हैं जो आपको जो पढ़ा है, तो वही बस आपको शॉर्ट में दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर मल्टीपल चॉइस कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट हो था होना भी जो बहुत ज़रूरी है, पता होना भी ज़रूरी है। तो नीचे अब आ सकते हैं, ये जो आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 क्वेश्चन है सॉरी, यह 7 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखना होगा इस चैप्टर एंडिंग के बाद में। मेरे साइलेंस टच नॉट अमाउंट टू फ्रॉड भी देखा आपको, मैं जब फ्रॉड पुराने टाइम में आपको मैं बताया था, वहाँ पर मेरे साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड करके एक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है। वहाँ पर आपको फ्रॉड के डिफिनेशन सॉरी वहाँ पर नीचे आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, और उसके बाद में जो एक्सेप्शन है वो लिखना पड़ेगा। एन एग्रीमेंट द मीनिंग व्हिच इज नॉट सर्टेन इज वॉइड, तो आपको तो लिखना पड़ेगा। मैनेज इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कंटेन नथिंग, आपको बताए थे वहाँ पर जब माइनर कैन भी बेनिफिशियरी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला वही है। और ये आपको 3-4 केस स्टडी है, आप करिएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन जरूरत है, मैं इसको भी कराऊँगा। तब तक के लिए आपको बस में लेक्चर कम से कम हिंदी करने के बाद में फिर आपको ये जो क्वेश्चन है यार वो भी कराना पड़ेगा, बहुत सारे अभी आपको करना पड़ेगा। बस आप पूछते रहिएगा, मैं आपको करता रहूँगा, और नीचे आपको तो मिल जाए कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं यूनिट 4 में। और जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो किस दिन टाइम देकर सारे एक नोट करके प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल्स में, और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप को यहीं टाटा बाय बाय करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।